स्टूडेंट, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं सहायक वाचन में योग शिक्षा में प्राणायाम। प्राणायाम परिचय। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जहाँ मनुष्य जीवन को समुन्नत बनाने हेतु ज्ञान विज्ञान संबंधी अनेक खोजें की हैं, वहीं उन्होंने जीवनी शक्तिवर्धक प्राणायाम क्रिया का आविष्कार कर मानव मात्र पर महान उपकार किया है। वर्तमान युग के पाश्चात्य वैज्ञानिक भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि जीवनी शक्ति को असाधारण रूप से विकसित करने में प्राणायाम जैसी श्वसन क्रिया की उत्तम विधि अन्य कोई नहीं है। योग के 8 अंकों में प्राणायाम का स्थान आसनों के बाद आता है। प्राणायाम संस्कृत के 2 शब्द प्राण और आयाम से मिलकर बना है। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति, अर्थात जिसके रहते शरीर जीवित बना रहता है, तथा आयाम का अर्थ है विकास अथवा नियंत्रण, यानी जीवन शक्ति में जो विकास और नियंत्रण करने की क्रिया होती है उसे प्राणायाम कहते हैं। जिस योग के द्वारा हमारे जीवन में विकास तथा नियंत्रण हो उसे हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के प्रभाव। प्राणायाम की क्रिया द्वारा हम शरीर के अंदर नासिका द्वारा प्राणवायु यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जो सीधे फेफड़ों में पहुंचती है। ये जो ऑक्सीजन है सीधे कहाँ पहुंचती है? फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़ों में बहते रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन प्राणवायु को अवशोषित कर लेता है। हीमो यानी लोह तत्व और ग्लोबिन यानी प्रोटीन। हीम यानी जो लोह तत्व होता है उसको हीम कहते हैं तथा ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। लोह तत्व में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर रक्त के साथ शरीर के विभिन्न अंगों तक जाकर प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। यानी कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये रक्त में घुलकर प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है तथा वहाँ स्थित अन्य गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वापस फेफड़ों तक लाकर प्रश्वासन के माध्यम से बाहर निकालता है। यानी ये ऑक्सीजन को लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। शारीरिक श्रम के कारण जिन कोशिकाओं के टूट फूट होने से जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, प्राणायाम द्वारा अंदर प्रविष्ट हुई प्राणवायु उन सभी क्षतिपूर्ति कर देती है। जो प्राणायाम है वो हमारे टूट फूट कोशिकाओं के टूट फूट की क्षतिपूर्ति कर देता है। प्राणायाम द्वारा श्वसन यंत्रों के अतिरिक्त मस्तिष्क के भीतर स्नायु मंडल, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, आँख, कान, नाक तथा कास्ट आदि अवयव भी स्वच्छ तथा निर्मल बने रहते हैं। फलतः स्मरण शक्ति तीव्र होती है। प्राणायाम करने से हमारी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, मस्तिष्क संबंधी विकार दूर होते हैं तथा अन्य सभी अंगों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। प्राणायाम की सामान्य विधि। प्राणायाम की 3 विधियां हैं। पहला पूरक, श्वास को भीतर खींचना। दूसरा रेचक, श्वास को बाहर निकालना। तीसरा कुंभक, श्वास को रोकना। कुंभक के 2 भेद हैं। पहला अंतः कुंभक, जब श्वास को भीतर खींचकर उसे कुछ देर तक भीतर ही रोके रखा जाता है तो उसे अंतः कुंभक कहते हैं। दूसरा बही कुंभक, जब श्वास को बाहर छोड़ने के बाद देर तक बिना श्वास खींचे रखा जाता है तो उसे बही कुंभक कहते हैं। इस प्रकार श्वास लेना, उसे कुछ देर तक भीतर रोके रखना, फिर बाहर निकालना तथा कुछ देर तक बिना श्वास लिए रहना। प्राणायाम में इन 4 क्रियाओं का पुनरावर्तन किया जाता है। इन चारों गतियों का नियमन ही प्राणायाम है। विद्यार्थियों के लिए उपयोगी प्राणायाम की क्रियाविधि अभ्यास हेतु दर्शाई जा रही है, जो निम्नानुसार है। सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम में सूर्य का संबंध पिंगला से है जो दाहिना नथुना है, और भेदन यानी खेलना, अर्थात दाहिने नसाद्वार से प्रथम श्वास लेना।
विधि: पद्मासन या अन्य ध्यानात्मक आसन में स्थिर और शांत बैठिए। मेरुदंड सीधा रखिए। दूसरा होगा बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में हो। तीसरा, दाहिने हाथ की प्राणायामिक मुद्रा तर्जनी और मध्यमा हथेली की ओर मोड़कर बनाइए। चौथा है, बाएं नास छिद्र को कनिष्ठा और अनामिका से बंद कीजिए। दाएं नासा छिद्र से पूरा श्वास लीजिए। पश्चात अंगूठे से दाएं नास छिद्र को बंद करके बाएं नासा छिद्र से कनिष्ठा और अनामिका को हटाकर रेचक कीजिए। सूर्य भेदन प्राणायाम का यह एक चक्र पूरा हुआ। अब आपका सूर्य भेदन नासा प्राणायाम का एक चक्र पूरा हुआ। पूरक उपरांत दोनों नासा द्वार को बंद करके श्वास को क्षमता पूर्वक रोककर रखें। तत्पश्चात बाएं नासा छिद्र से रेचक करें। इस तरह सूर्य भेदन प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण हुआ। अब आपका सूर्य भेदन प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण हो गया। अब इसको करने के लिए कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जिनको आप ध्यान से सुनिए और पढ़िए। कुंभक को समय धीरे धीरे बढ़ाइए। कुंभक का जो समय है धीरे धीरे बढ़ाइए। कुंभक के दौरान बंधों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है, चिड़चिड़े स्वभाव वाले इसका अभ्यास ना करें। उच्च रक्तचाप, पित्त और अनिद्रा से ग्रसित लोग इसका अभ्यास ना करें। ध्यान पूर्णतः श्वास क्रिया पर होना चाहिए। श्वास लेते समय उदर ना फूले, फेफड़ों को फूलना चाहिए। उदर को हल्का सावधानी पूर्वक दबाकर रखें। ये सभी सूर्य भेदन प्राणायाम की विधि तथा सावधानियां हैं। कुंभक मुक्त प्राणायाम करते समय प्रारंभ में कुंभक का समय पूरक के बराबर होना चाहिए। धीरे धीरे ही कुंभक का समय बढ़ाना चाहिए और कुंभक युक्त प्राणायाम योग्य गुरु के निर्देश में ही करना चाहिए, अन्यथा बिना कुंभक के ही प्राणायाम हितकर होता है। लाभ: वात दोष, संधियों में पीड़ा एवं कृमि दोष दूर होती है। तरुणावस्था, जोश, उत्साह, ताजगी तथा शारीरिक शक्ति का संवर्धन होता है। फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। कफ विकार दूर होता है। मानसिक स्थिरता एवं एकाग्रता में वृद्धि होती है। पाचन क्रिया सुचारू होती है। शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम का अभ्यास शीतलता प्रदान करता है, इसलिए इसे शीतली प्राणायाम कहा जाता है। विधि: पद्मासन में बैठें, गर्दन व पीठ सीधी, आंखें बंद व दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। जीभ को दोनों तरफ से मोड़कर एक नलिका बनाते हुए ओंठ के से बाहर निकालकर उसी से पूरक करें। पूरक के संपन्न होते ही जीभ को पूर्व स्थिति में लाकर दोनों नथुनों से रेचक करें। ये शीतली प्राणायाम के सरल अभ्यास का एक चक्र पूरा हुआ। अब आपका एक चक्र पूरा हुआ। सावधानियाँ: जीभ नलिका जैसी ना बने तो एक अंगुली से इस स्थिति को बनाने का प्रयास करें। निरंतर अभ्यास से जीभ अपने आप नलिका की स्थिति लेने लगेगी। प्राणायाम अभ्यास के बाद तेजी से उठकर काम प्रारंभ ना करें। लाभ: ग्रीष्म काल में ये प्राणायाम अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि ये शरीर को शीतलता प्रदान करता है, पित्त के रोग को ठीक करता है, भूख प्यास पर नियंत्रण प्राप्त होता है, चिड़चिड़ापन एवं गुस्से से निजात दिलाता है, फेफड़ों की क्षमता तथा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। इस प्राणायाम से शीतलता प्रदान होती है। अगला प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी का अर्थ है विजय। विधि: ध्यानात्मक आसन या किसी भी सुविधाजनक स्थिति में गर्दन को सीधा रखते हुए बैठ जाइए। आपको सीधा बैठना है। को हल्का सा आगे झुकाते हुए कंठ को थोड़ा संकुचित कीजिए। दोनों नासाद्वार से श्वास को धीरे धीरे इस प्रकार लीजिए और छोड़िए कि वह कंठ का स्पर्श करती हुई हृदय प्रदेश तक पहुँचे।
श्वास लेते समय पेट ना फूले, फेफड़ों को फूलने दीजिए। वायु का स्पर्श घर्षण कंठ से होना चाहिए। घर्षण के समय रस की ध्वनि उत्पन्न होती है। सावधानियां हैं इस प्राणायाम में। प्रारंभ में पूरक और रेचक का ही अभ्यास करें, कुंभक ना लगाएं। अभ्यास के दौरान दोनों आंखें बंद रहेंगी। ध्यान आपका अपनी श्वास पर रहेगा। वायु का स्पर्श घर्षण नाक में नहीं होना चाहिए, अन्यथा नाक में शुष्कता बढ़ेगी। लाभ हैं इसके। कफ दोष दूर होता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। दमा रोगियों के लिए यह लाभदायक है। मानसिक स्थिरता और एकाग्रता में वृद्धि होती है। संगीतज्ञों के लिए इसका अभ्यास उपयोगी है, यानी संगीतज्ञ जो संगीत जो गाते हैं उनके लिए ये अभ्यास बहुत उपयोगी है। कपाल भारती। शरीर शुद्धि के 6 साधन बताए गए हैं, जिन्हें यौगिक ग्रंथों में षष्ठ कर्म के नाम से जाना जाता है। कपाल भाती भी इन साधनों में से एक साधन है। कपाल भाती 2 शब्दों से मिलकर बना है, कपाल तथा भाती। कपाल का अर्थ है मस्तिष्क के सामने वाला भाग, और संस्कृत में भाती का अर्थ होता है चमकाना। अर्थात कपाल भाती का अर्थ हुआ मस्तिष्क के सामने वाले हिस्से को शुद्ध करने की क्रिया, यानी हमारे मस्तिष्क के सामने वाले हिस्से को शुद्ध करने की क्रिया को कपालभाति कहते हैं। इस अभ्यास में फेफड़े धौकनी का कार्य करते हैं। निरंतर अभ्यास से माथा चमकने लगता है। विधि है, कपालभाति एक औदरिक अभ्यास है जिसमें श्वास को तेजी से एक के बाद दूसरा निष्कासित करने का क्रम चलता रहता है। अभ्यास के दौरान श्वास की गति में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता। रेचक पूरक केवल अनुपूरक के रूप में है, अर्थात रेचक झटके के साथ जल्दी जल्दी कीजिए, पूरक स्वतः होता है। सावधानियां होंगी। अभ्यास के दौरान जोर जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। क्षमतानुसार अभ्यास नियमित करें और उसे बढ़ाते जाएं। सर दर्द, चक्कर, मूर्छा इत्यादि में इसका अभ्यास ना करें। उच्च रक्तचाप, हार्निया में भी इसका अभ्यास ना करें। इसके लाभ हैं, पाचन अंगों को शक्तिशाली बनाता है, कफ रोगों को नष्ट करने वाला है, फेफड़ों के रोग में इसका अभ्यास आवश्यक रूप से करना चाहिए, मस्तिष्क के केंद्रों को जागृत करने में सहायता मिलती है, ध्यान के लिए उत्तम पृष्ठभूमि तैयार होती है। अगला है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में रेचक पूरक की क्रिया के पहले लोहार की धोकनी की तरह कपालभाति की क्रिया की जाती है। विधि, पद्मासन या किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। आपको पद्मासन या किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है। कपालभाति के 20 स्ट्रोक करना है। पश्चात सूर्य भेदन प्राणायाम का एक चक्र कीजिए। अब आपको सूर्य भेदन प्राणायाम का एक चक्र करना है। भस्त्रिका प्राणायाम का यह चक्र पूरा हुआ, यानी आपको सबसे पहले ध्यान मुद्रा में बैठना है, फिर कपालभाति के 20 स्ट्रोक करना है, फिर सूर्य भेदन प्राणायाम का एक चक्र करना है। यह आपका भस्त्रिका का एक चक्र हुआ। सावधानी, उक्त उच्च रक्तचाप और हृदय रोगी जो हैं इसका अभ्यास ना करें। लाभ हैं इसके, वात पित्त का कफ दोष संतुलित होते हैं, नाड़ियों की शुद्धि करता है, यह एकाग्रता बढ़ाता है, अस्थमा नामक रोग को ठीक करने में सहायक है। कुंडलिनी जागरण और आध्यात्मिक प्राणियों के लिए यह प्राणायाम बहुत लाभकारी है, यानी यह प्राणायाम बहुत सारे रोगों को दूर करता है। आइए अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न 1, प्राणायाम से आप क्या समझते हैं? प्राणायाम संस्कृत के 2 शब्द प्राण धन आयाम से बना है। इसका अर्थ है जीवनी शक्ति को विकसित या नियंत्रित करने की क्रिया। प्रश्न 2, सूर्य भेदन प्राणायाम के लाभ लिखें।
उत्तर, सूर्य भेदन प्राणायाम से वात दोष, जोड़ों का दर्द, कृमि दोष एवं कफ विकार दूर होता है तथा फेफड़ों की कार्य क्षमता, पाचन क्रिया, मानसिक स्थिरता एवं एकाग्रता, तरुणावस्था, जोश, उत्साह, ताजगी एवं शारीरिक शक्ति बढ़ती है। प्रश्न 3, भस्त्रिका प्राणायाम की क्रियाविधि लिखें। उत्तर, पद्मासन या ध्यानासन में बैठकर 20 बार कपालभाति एवं 1 बार सूर्य भेदन प्राणायाम करें। यह भस्त्रिका प्राणायाम हुआ। प्रश्न 4, भस्त्रिका प्राणायाम किसे नहीं करना चाहिए? उत्तर, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगी को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।